ऐलान, 5 जुलाई से आशीर्वाद यात्रा की करेंगे शुरुआत। नवादा में उत्पाद विभाग को मिली बड़ी सफलता, लगभग 1.5 करोड़ का गांजा पुलिस ने किया बरामद, 2 धंधेबाज भी गिरफ्तार। 24 जून को पीएम मोदी कर सकते हैं सर्वदलीय बैठक, जम्मू कश्मीर पर लिया जा सकता है बड़ा फैसला, बैठक से पहले पाकिस्तान में हलचल। और लगातार हो रही बारिश से बढ़ा नदियों का जलस्तर, तेज बारिश की आशंका जताते हुए मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए जारी किया अलर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। तो आइए खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली में लोजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक थी वो बैठक अब खत्म हो चुकी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली में लोजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक थी वो बैठक खत्म हो चुकी है और बैठक के बाद अब चिराग पासवान ने बड़ा ऐलान किया है। चिराग पासवान ने साफ तौर पर यह कहा है कि 5 जुलाई से वो आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत करेंगे और ये यात्रा जो होगी वो बिहार के समस्तीपुर से होगी। समस्तीपुर से, माफ कीजिएगा, हाजीपुर से इसकी यात्रा की शुरुआत होगी 5 जुलाई से साफ तौर पर। और 5 जुलाई को रामविलास पासवान की जयंती है और इस जयंती के साथ ही साथ अब चिराग पासवान एक यात्रा शुरू करने वाले हैं और इसको लेकर के ये कहा जा रहा है कि इस यात्रा के बाद चिराग जो है वो जनता के बीच जाएंगे और जनता से आशीर्वाद लेने का काम करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली में चिराग पासवान सुबह से ही लोजपा कार्यकारिणी की बैठक चल रही थी और उस बैठक में उन्होंने ये फैसला लिया है कि अब वो 5 जुलाई से, क्योंकि 5 जुलाई को रामविलास पासवान की जयंती है और ऐसे में दिवंगत नेता की जयंती के दिन से ही वो एक बड़ी तैयारी कर रहे हैं और अपने चाचा को घेरने के लिए वो लगातार कोशिशों में जुटे हुए हैं। चाचा और भतीजे के बीच की जो लड़ाई चल रही है, जो राजनीतिक लड़ाई चल रही है, ये लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही है और ऐसे में दिल्ली में बैठे चिराग पासवान अपने चाचा को साधने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और इस बीच में जो बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि चिराग पासवान अब जनता के बीच जाएंगे। हालांकि ये देखना होगा कि अभी भी हारता कौन है, क्योंकि इस सहमात की जो खेल चल रही है, ना ही चाचा हार मानने को तैयार हैं और ना ही चिराग पासवान। और ऐसे में चिराग पासवान अब जनता के बीच जनता का समर्थन जुटाने, उनका आशीर्वाद लेने के लिए 5 जुलाई से निकलने वाले हैं। हालांकि खबर यह भी है कि चिराग पासवान जल्द ही पटना आ सकते हैं और पटना आने के बाद क्या कुछ होगा, लेकिन परिवर्तन जो है वो लगातार होता जा रहा है। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक जुड़े हुए हैं। अभिषेक, क्या लगता है चिराग की इस यात्रा से फायदा कितना हो सकता है चिराग को? तो बिल्कुल अभिषेक से हमारा संपर्क टूट गया, फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिस तरीके से इस यात्रा की बात की जाए तो इस यात्रा से भी चिराग को फायदा होता दिख रहा है। हालांकि जहां एक तरफ चिराग जो गुट है वो लगातार अब स्थितियों को समझते हुए आगे की कार्रवाई में जुटा हुआ है और साफ तौर पर चिराग पासवान ने भी पिछले दिनों जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था उसमें उन्होंने इस बात को कहा था कि अगर वो कानूनी प्रक्रिया पूरी करनी होगी तो वहां तक भी जाएंगे। हालांकि इसके साथ साथ उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष जो है वो उनसे भी उन्होंने अपील की है, क्योंकि जिस बात को लेकर के चिराग पासवान को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से उनके चाचा का जो खेमा है उनको हटाने की बात की थी, आज वही वो गलती कर रहा है और ऐसे में अब उनको संसदीय दल के नेता से हटाने की बात उन्होंने साफ तौर पर की है। और अब इसको लेकर के उन्होंने ये भी कहा है कि अगर स्थितियां नहीं बदली तो वो कोर्ट भी जा सकते हैं। लेकिन दिल्ली में हुए राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक थी वो बैठक कहीं ना कहीं अब कई चीजों को सामने ला करके रख रही है। क्या चिराग पासवान अब जनता के बीच में जाकर के समर्थन जनता से मांगना चाहते हैं? हालांकि खबरें लगातार आ रही है और ऐसे में चिराग गुट जो है वो ज्यादा मजबूत दिख रहा है और दूसरी तरफ पशुपति पारस का जो खेमा है वो कमजोर होता दिख रहा है। भले ही लगातार ये लोग अपने अपने फैसले ले रहे हैं, लेकिन ऐसे में अब क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी। और एक बार फिर से हमारे साथ अभिषेक जुड़ गए हैं। अभिषेक, क्या लगता है चिराग की ये यात्रा होगी, परिवर्तन कितना होगा और कितना फायदा दिख रहा है? बिल्कुल, चिराग पासवान को इस यात्रा से कितना फायदा होगा इसका ये तो देखना होगा। जब तस्वीर पूरी तरह से तब साफ होगी जब चिराग पासवान इस यात्रा को शुरू करते हैं और लोगों का कितना समर्थन उनको मिलता है। लेकिन एक बात साफ है कि चिराग पासवान ने जिस तरह से अपने चाचा पशुपति कुमार पारस के खेल पर पलटवार किया है और हाल के दिनों में जिस तरह से उनके तेवर आक्रामक रहे हैं
और पूरे एक्शन मोड में चिराग पासवान नजर आ रहे हैं, बिल्कुल। उससे पशुपति कुमार पारस की बेचैनी न सिर्फ बेचैनी बनी हुई है, बल्कि पशुपति कुमार पारस बैकफुट पर चले गए हैं। चिराग पासवान ने आज यात्रा का ऐलान करके ये साफ कर दिया है। और रामविलास पासवान, दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है, रामविलास पासवान की जयंती के दिन ये यात्रा शुरू होनी है, बिल्कुल, और हाजीपुर से वो यात्रा शुरू होनी है। हाजीपुर जो मतलब रामविलास पासवान कहीं ना कहीं जो चिराग पासवान ने शुरुआत की है वो अपने ही चाचा के संसदीय क्षेत्र से शुरुआत कर रहे हैं, यानी कि पहले जनता को ये बताना चाहते हैं वहीं से कि वो क्या कर रहे हैं। जी बिल्कुल, अपने चाचा के गढ़ से शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन दरअसल वो गढ़ रामविलास पासवान का है। अगर अपवाद छोड़ दें तो रामविलास पासवान वहां से रिकॉर्ड मतों से जीतते रहे हैं, और रामविलास पासवान वहां से अपराजय रहे हैं। हालांकि एक बार वो चुनाव हारे हैं हाजीपुर की सीट से, और अपनी विरासत यानी हाजीपुर की सीट उन्होंने पशुपति कुमार पारस को सौंपी थी। लेकिन अब चाचा से वो सीट छीनने की भी कोशिश होगी, चाचा को गढ़ से बेदखल करने की भी कोशिश चिराग पासवान करेंगे, और इसलिए वो अपनी यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं हाजीपुर से। हालांकि अभी लोकसभा चुनाव में वक्त है, 2024 तक तो पशुपति कुमार पारस सांसद रहेंगे ही, ये तो हम लोगों को जानकारी है, और ये है भी। लेकिन पशुपति कुमार पारस को उनके गढ़ में, उनके संसदीय क्षेत्र में जाकर चिराग पासवान चैलेंज देने वाले हैं। और क्या चिराग पासवान सिर्फ पशुपति कुमार पारस के लिए यात्रा शुरू करने जा रहे हैं, या फिर लड़ाई का आगाज नीतीश कुमार के लिए भी करना है, उनके खिलाफ भी करना है, और कहीं ना कहीं बीजेपी से जिस तरह से मोह भंग हुआ है तो बीजेपी के खिलाफ भी लड़ाई का आगाज होगा। हालांकि बीजेपी के खिलाफ चिराग के तेवर अभी उतने तल्ख नहीं है, बिल्कुल। तो इस यात्रा से कई तस्वीर साफ होनी है, और बहुत वक्त नहीं है 5 जुलाई में। चिराग पासवान ये सुनिश्चित कर लेते हैं। और एक और बड़ी जानकारी बता दूं कि जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की आज बैठक हुई है चिराग पासवान के आवास पर, उस बैठक में 50 से ज्यादा लोग राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जो सदस्य हैं उन्होंने हिस्सा लिया है, और उनको रुकने को कहा गया है, ऐसी जानकारी है। उनको दिल्ली में बने रहने के लिए कहा गया है। झारखंड से, दूसरी जगहों से भी जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य वो आए हुए हैं, उनको रुकने को कहा गया है कि अगर चुनाव आयोग जाने की जरूरत पड़ती है तो हम लोग चलेंगे, या बिल्कुल। फिर आप जिस तरीके से अभिषेक ये बातें कह रहे हैं, खबर ये है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो है उसमें वर्तमान में शायद 90 ऐसे सदस्य हैं, लेकिन चिराग का खेमा उसमें मजबूत दिख रहा है। और ऐसे में अब चिराग पासवान ये लगातार दावा करते हैं, खबर ये भी आ रही थी कि चिराग पासवान ने अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जितने भी सदस्य हैं सभी से बजाबते एक एफिडेविट मंगाया है कि वो चिराग के साथ है। तो क्या लगता है ये पूरी तैयारी, कानूनी जो लड़ाई है, जो प्रक्रिया है, ये चिराग पूरा कर लेना चाहते हैं? बिल्कुल, चिराग पासवान कोर्ट का दरवाजा तब जाहिर है खटखटाएंगे जब उनको चुनाव आयोग से उस तरह का फैसला सामने नहीं आता है जिस फैसले की उम्मीद वो पाले हुए हैं। बिल्कुल। अगर लोकसभा अध्यक्ष अपने फैसले पर पुनर्विचार नहीं करते हैं, चिराग पासवान को संसदीय दल के नेता के तौर पर मान्यता नहीं दी जाती है। लेकिन जिस तरीके से चिराग पासवान ने दस्तावेज सौंपे हैं चुनाव आयोग को, और पार्टी के संविधान का हवाला दिया है, कम से कम इस बात की आशंका जरूर है, इस बात के कयास जरूर लगाए जा सकते हैं, संकेत मिल रहे हैं कि पशुपति कुमार पारस की मुश्किलें बढ़ने वाली है। पशुपति कुमार पारस की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई दिख रही है, और ऐसे में आगे आने वाला जो वक्त होगा उसमें भी बढ़ सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक, हमारे साथ जुड़े और अपनी बातों को रखा। तो ये थे हमारे सहयोगी अभिषेक, जिन्होंने साफ तौर पर कहा और लगातार इस खबरों पर वो नजर बनाए हुए हैं, पल पल के अपडेट्स उनके पास हैं। तो उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि आने वाला जो दिन होगा वो पशुपति कुमार पारस के खेमे के लिए, या कह सकते हैं कि पशुपति कुमार पारस के लिए मुश्किल खड़ा कर सकता है। लेकिन इन सब के बीच में चिराग की आशीर्वाद यात्रा क्या नीतीश कुमार के लिए भी मुश्किल खड़ा करेगी, और जिस तरीके से बीजेपी से जो चिराग का भंग टूटा है, क्या वो सब कुछ भी आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। लेकिन परिवर्तन लगातार हो रहे हैं, और ऐसे में दिल्ली में हुए राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को लेकर लोजपा के प्रवक्ता चंदन सिंह ने कहा कि हर एक जिले से कार्यकर्ता वहां पहुंचे हैं, और चिराग पासवान जी ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वहीं मुजफ्फरपुर में सिविल सर्जन डॉक्टर द्वारा कहा जा रहा है, जो सिविल सर्जन है उनका कहना है कि हमने लोजपा से सांसद वीणा देवी जो है और उनके पति के कहने पर 8 लोगों को नौकरी दी। उनको लेकर भी चंदन सिंह ने हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस पर उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। पूरे देश से राज्य कार्यकारिणी के सदस्य वहां आए हैं,
और सबने एक स्वर में श्री चिराग पासवान जी में आस्था व्यक्त की है और जिस तरीके से पार्टी को तोड़ने का षड्यंत्र किया गया है उसको करारा जवाब देने की शपथ भी ली गई है। इधर औरंगाबाद में रफीगंज से लोजपा के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी मनोज कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता की। पार्टी तोड़ने और पार्टी के साथ छोड़ने वाले विधायकों को गद्दार कहते हुए अपनी भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि जिस उम्मीद से स्वर्गीय रामविलास पासवान ने पार्टी की स्थापना की थी, उनके सपने को चकनाचूर कर दिया गया। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत अरमान के साथ रामविलास पासवान जी ने लोक जनशक्ति पार्टी का स्थापना किया था और उसके स्थापना काल से बिहार वासियों के लिए, न सिर्फ बिहार वासी बल्कि पूरे देशवासियों के लिए जो सपना उन्होंने संजोया था, उस सपना को कुचलने का काम किया है ये हमारे 5 सांसदों ने। इधर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि कोरोना काल में जितने लोगों की मृत्यु हुई है, ऐसे में मृतक के परिजनों को 4 लाख का मुआवजा केंद्र सरकार नहीं दे पाएगी क्योंकि यह कोई आपदा नहीं है, यह एक बीमारी है और ऐसे में राज्यों का खजाना खाली हो जाएगा, जिसको लेकर राजद के वरिष्ठ नेता श्याम रजक ने सरकार को जमकर घेरा है, सरकार को झूठा भी करार दिया है। बहुत ही दुखद बात है कि भारत सरकार यानी कि केंद्र सरकार ने जो उच्चतम न्यायालय में अपना हलफनामा दायर किया है कि कोरोना से मरने वाले लोगों को हम मुआवजा देने का काम नहीं करेंगे, इससे बड़ा दुर्भाग्य की बात, इससे बड़ा कलंक की बात नहीं हो सकती। यही सरकार ने पहले अपना यश लूटने के लिए, ताली बजवाने के लिए कोरोना को महामारी में शामिल किया और राज्य सरकार ने भी इसको कोरोना को महामारी में शामिल करने का काम। इधर बढ़ती महंगाई को लेकर के जाप के कार्यकर्ताओं द्वारा महंगाई मार्च निकाला गया, जिसमें जाप के कार्यकर्ताओं ने भैंस पर चढ़कर सरकार से महंगाई कम करने की मांग की। जाप कार्यकर्ताओं का कहना है कि देश में जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, इससे लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। करोड़ों रुपया का सरकार मुनाफा कमा रही है और एक तरफ गरीब जनता पीस रही है। 100 के पार हो गई है पेट्रोल। इसके खिलाफ आज जन अधिकार पार्टी लाचार विचार मार्च हम लोग निकाले हैं भैंसों के साथ कि अब ये भी कह रही है कि महंगाई पर अंकुश लगाया जाए, क्योंकि ये बोल नहीं सकती है, सब अपने गले में पाने हुए हैं, महंगाई पर रोक लगाए। इधर बिहार में जहां एक तरफ अपराध बढ़ता जा रहा है तो दूसरी तरफ पुलिस की सख्ती भी लगातार देखने को मिल रही है। ऐसे में गया में हत्या और रंगदारी मामले में 2 अपराधियों को पुलिस ने हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही गिरफ्तार अपराधियों की निशानदेही पर पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है, जिसकी जानकारी देते हुए सिटी एसपी राकेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि 1 सप्ताह पहले गया के गरुआ में व्यवसायी से रंगदारी मांगने के आरोप में जांच के दौरान गिरफ्तारी हुई है, जिसमें 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई थी। जब रंगदारी का कॉल जो आया था 17 तारीख को, उसके बाद एक दिन बाद ही जो अपराध कर्मी ने दहशत बनाने के लिए जो पीड़ित है वादी है उनके घर पर फायरिंग भी की गई और जो पिकअप गाड़ी है उसमें आग भी लगा दी ताकि दहशत और भी बने और जैसे कि वो पीड़ित और भी भयभीत होकर पैसे की डिमांड पूरी कर दे। तो हमने तकनीकी विश्लेषण किया, टेलीफोन जो जिस नंबर से कॉल आया था उसके आधार पर हमने और सभी साक्ष्य उठाए। उसमें ये अपराध कर्मी है हरेंद्र यादव, काफ़ी पुराना अपराध कर्मी है, इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री भी है, इसको गिरफ्तार किया गया है और इसके साथ एक सहयोग कर्मी है चांद कुमार। इधर मोकामा बाईपास में एक बड़ा सड़क हादसा टल गया। एक निजी गाड़ी पर सवार 4 लोग बाल बच गए। बताया जा रहा है कि पटना से बेगूसराय जा रही गाड़ी माडू पोखर के पास 4 लेन से एक अर्धनिर्मित पुल के बीच 20 फीट नीचे गिर गई। हादसा इतना बड़ा था कि गाड़ी का नक्शा ही बिगड़ गया। हादसे के बाद अफरा तफरी मच गई। गाड़ी पर सवार लोगों ने किसी तरीके से अपनी जान बचाई। कल हम सुबह में भी यहाँ थे तो ये सब प्लेन था पूरे और पानी भी वहाँ था, प्लेन था रोड, और सवेरे आए तो देखें गाड़ी गिरा है और डोजर इसको सबको खड़ा किया, उधर खम्भा वगैरह, फिर वो खम्भा सबको इधर सटा दिया, उधर गाड़ी गिरा था, सवेरे आए था। रात करीब हम लोग 10 साढ़े 10 में मानू पोखर के पास 4 लेन पे पटना से बेगूसराय के लिए जा रहे थे।
उसी जो मारू पोखर के पास जो है यहाँ पे कोई भी सुरक्षा का दृष्टिकोण से कुछ भी चीज़ यहाँ पे नहीं डाला हुआ है, कुछ भी पूरा प्लेन है। और ये मिट्टी भी सुबह में डाला है। यहाँ के कुछ लोकल पब्लिक हैं, उनसे भी आप पूछ लीजिए। मेरा गाड़ी उधर से 50-60 की स्पीड में आ रही थी, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं होने के कारण ना ही हमको कुछ पता चला, मेरा गाड़ी जाके सीधे उसमें गिर गया। इधर कटिहार के सहायक थाना क्षेत्र के बुद्धू चौक बांध के पास हनुमान मंदिर में भीषण चोरी हो गई है। दरअसल जब मंदिर के पुजारी मंदिर में पूजा करने आए तो देखा कि मंदिर का ताला टूटा हुआ था और मंदिर में रखी सभी सामान बिखरे पड़े हैं। मंदिर के पुजारी मोहन शाह डोंग ने बताया कि मंदिर में रखे पीतल के 2 बड़ी घंटी के अलावा दान पेटी, म्यूजिक सिस्टम, पीतल की थाली सहित मंदिर में रखे अन्य सामान भी गायब हो गए हैं। फिलहाल स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दे दी है और पुलिस चोरों की तलाश में जुट गई है। क्या जानकारी, सुबह हम 4-4:30 बजे गेट खोलने गए मंदिर के बाद देखते हैं गेट में चले नहीं है। जब खोलते हैं तो बड़ा वाला घंटी था 55 किलो का, 2 घंटी बजरंग धाम से लिया तो वो गायब। 2.5 किलो वाला डेली बजाते थे वो गायब। शंकर भगवान का मूर्ति था, नाग नागिन था, इसके बाद और बहुत सामान था, पूजा का सामान, कोई भी सामान नहीं बचत हुआ। रात इतना बड़ा गिरे थे, रामनवमी का 12:30 समय रात भी गायब। इधर कटिहार में जिला प्रशासन ने सभी धर्म के गुरु के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की, जिसके बाद जिला पदाधिकारी ने कहा कि कटिहार में वैक्सीनेशन की रफ्तार धीमी है क्योंकि लोगों के मन में अभी भी वैक्सीन के प्रति भ्रम है, जिसे दूर करना है और वैक्सीन की रफ्तार को तेज करना जरूरी है। आज हम लोगों ने जितने भी हमारे हेल्थ पार्टनर्स हैं, यूनिसेफ हो, पिरामल, सबके साथ हम लोगों ने एक बैठक ऑर्गेनाइज की है जिसमें सभी धर्मों के जो धर्मगुरु हैं उन्होंने भाग लिया है। और हम लोगों ने वैक्सीन क्यों आवश्यक है और सबको लेना चाहिए उसके संबंध में उन लोग को जागरूक भी किया है। और उन लोग सबों की जो भ्रांति थी वो हम लोगों ने दूर करने की भी कोशिश की है। और बैठक के बाद ये लग रहा है कि वो लोग सब लोग अपने अपने समुदाय में जाएंगे और लोगों को प्रेरित करेंगे वैक्सीनेशन लेने। इधर भागलपुर जिला अधिकारी सुब्रत कुमार सेन के निर्देश के बाद स्वास्थ्य विभाग ने एक अनूठी पहल शुरू की है, जिसके तहत वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव को लेकर अब भागलपुर शहरी क्षेत्र स्थित टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में रात 9 बजे तक लोगों को ऑन द स्पॉट टीका दिया जाएगा। साथ ही साथ भागलपुर के सिविल सर्जन डॉक्टर उमेश शर्मा ने बताया कि दुकानदारों और कार्यालयों में कार्य करने वाले लोगों को होने वाली परेशानियों को देखते हुए जिला अधिकारी के निर्देश पर मॉडल टीकाकरण केंद्र की शुरुआत घंटाघर स्थित टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में की जा रही है। जिससे दुकानदार लोग हैं 9 बजे 10 बजे दुकान खुला, शाम को 4 बजे तक वो लोग बंद कर पाते हैं, 4 बजे 5 बजे नहीं, तो उन लोगों को फिर यहाँ टीकाकरण जो है बंद हो जाना हो जाता है। तो 5 बजे बाद जाएंगे कहाँ टीका लेंगे। उसके लिए सुविधा ये हो जाएगी कि अपना काम करने के बाद भी वो जाकर वहाँ वैक्सीन लगा सकते हैं 9 बजे तक। सारा ऑन स्पॉट होगा? हाँ ऑन स्पॉट। अब ऑनलाइन करने की जरूरत नहीं। इधर भागलपुर नगर निगम में आजकल कुछ सही नहीं चल रहा है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब निगम के अधिकारियों द्वारा शहर के जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का अपेक्षा किया जा रहा है। ये पहले से भी होता आया है। यहाँ आने वाले अधिकारियों और अफसरशाही का ठिकाना पहले भी फोड़ा गया है। दरअसल नगर निगम क्षेत्र के 7 वार्डों में पुराने कुओं का जीर्णोद्वार, सब सोख्ता का निर्माण होना है। इसके लिए नगर आयुक्त द्वारा 5.69 लाख की योजना की स्वीकृति दी गई। हालांकि यह योजना 2 वर्ष पूर्व से ही चल रही थी, जल जीवन हरियाली योजना के तहत, लेकिन योजना को पास करने के लिए नगर निगम के मेयर की अनुमति नहीं ली गई, जिसके बाद अब गंभीर आरोप अधिकारियों पर लगे हैं। क्योंकि ग्रामीण से आते हैं और उनका भी दायित्व होता है कि ग्रामीण को भी साफ रखें और शहर को भी साफ रखें, लेकिन अपना सिस्टम पे चलना चाहिए, जो ये नगर निगम सिस्टम में नहीं करता कभी, अन्ना समय होता है। आज 2017 में ही वहाँ डंपिंग ग्राउंड पास हुआ है, अभी तक योजना पास होकर वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। क्यों नहीं अभी तक काम हुआ है? अब विधायक जी यदि बोल रहे हैं तो उनका हक है बोलने का। आखिर क्यों विलम्ब हो रहा है? किसकी वजह से विलम्ब हो रहा है? ये नगर निगम के वजह से। क्यों नहीं योजना को ऐसा काम कर रही है? काम क्यों नहीं चालू कर रहे हैं? इधर गोपालगंज में गंडक का पानी नए इलाके में घुस रहा है। सदर अनुमंडल के प्रखंड माझागढ़, प्रखंड बरौली, सिद्धवलिया और बैकुंठपुर प्रखंड के गंडक ने ज्यादा तबाही मचाई है। यहाँ सैकड़ों गांव में
गंडक का पानी घुस गया है। लोगों को आने और घरों में कैद रहने को मजबूर होना पड़ रहा है। 10 दिन से पानी में बनी सर, राटी गिरा के ऊपर छत पर। अब ये कले से पैमाले बनी सन। तो खाना कहाँ खाते हैं, रहती कहाँ आप लोग? खाना सुखलो पकल खा कर रहा तनी से ना होता, किन के भुजा सतुआ था वो खा कर रह जाता आदमी, क्या करे। तो हर कमरे में पानी भरा हुआ है, फिर कहाँ रहती हैं आप लोग? सोती कहाँ पर हैं? वो ऊपर कमरे पर तोप के छत पर रहता है। इधर नालंदा में लगातार हो रही बारिश से जिले की प्रमुख पंचानी नदी समेत कई नदियां उफान पर है, जिससे बाढ़ का खतरा बढ़ गया। सबसे ज्यादा खतरा शहरी इलाकों के पंचानी नदी में दिखने लगा है, जहां बारिश के कारण नदियों का जलस्तर बढ़ गया है और वही केवल आसपास के इलाकों के खेतों में लगे फसलों को नुकसान हुआ है, बल्कि शहर के कई इलाकों में भी जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। अगर जलस्तर इसी तरीके से बढ़ते रहे तो बिहार शरीफ शहर के कई इलाकों में बाढ़ की चपेट में आ सकते हैं। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार पूर्व में ही तेज बारिश की आशंका जताते हुए लोगों को अलर्ट किया गया है। जिला में तो लगता है 15 दिन से बारिश हो रहा है। बारिश से इतना जो पंचानी नदी का पानी है घर घर में पहुंचने वाला हो। हम लोग को फल सब्जी जो होता है, भिंडी हुआ, बैगन, वो क्षति हो गया और उम्मीद है कि घर के मैंने गांव में भी पानी घुस सकता है। पंचानी नदी क्या हाल है? ना खतरे से ऊपर मैंने बह रहा है, पंचानी नदी ऊपर मैंने बह रहा है। इधर मुंगेर के जमालपुर में लगातार हो रही बारिश से बरसाती नदी में पानी भर गया है, जिससे रेल पुलिया को भी पानी छूने लगा है, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिया निर्माण के लगे कार्य एजेंसी को कॉल कर इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही जेसीबी को वहां भेजा गया और जेसीबी की मदद से पानी निकालने का रास्ता साफ किया गया। आम का मौसम आते ही लोगों को तरह तरह के आम खाने की इच्छा होती है, लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे महंगा आम कौन सा है और वो कहां मिलता है? ये रिपोर्ट देखिए। आम का मौसम आते ही लोगों को तरह तरह के आम खाने की इच्छा होती है, क्योंकि आम को भारत में फलों का राजा कहा जाता है। वैसे तो देश में आम की कई किस्में उगाई जाती हैं, लेकिन आज हम आपको आम की एक ऐसी किस्म के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में इससे पहले शायद ही आपको कभी सुना होगा या जाना होगा। एक ऐसा आम जो अमूमन दूसरे आमों की तरह बाजारों में नहीं मिलता, बल्कि इसकी बोली लगती है। क्या आपको पता है वो कौन सा आम है जो बाजारों में नहीं बिकता बल्कि उसकी बोली लगती है? इस सवाल के जवाब में बेशक आपको जापान का नाम याद आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। चलिए हम आपको बताते हैं। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें दुनिया के सबसे महंगे आम की है जो पूर्णिया जिले में देखने को मिल रही है। दरअसल दुनिया के सबसे महंगे आम का नाम ताइयो नो तमागो है, जो कि जापान के मियाजाकी प्रांत में पाया जाता है। इसकी कीमत दुनिया के बाजार में 2 लाख से लेकर 3 लाख रुपए प्रति किलोग्राम है, यानी एक आम की कीमत लगभग 50,000 से अधिक। लेकिन ये जानकर आपको हैरानी होगी कि ये बेशकीमती आम बिहार में भी मिलता है। दरअसल बिहार के पूर्णिया जिले में दुनिया का सबसे महंगा आम ताइयो नो तमागो की प्रजाति देखने को मिल रही है। वैसे तो मीडिया रिपोर्ट में अब तक मध्य प्रदेश के जबलपुर के कपल के बाग में इस आम के उगाए जाने की बात कही जा रही थी, मगर डीटीवी भारत ने अब इस आम के नस्ल को और उसके दुर्लभ पेड़ को बिहार के पूर्णिया जिले में खोज निकाला है, जिसे देखकर अब आपके भी मन में इस आम के स्वाद को चखने की इच्छा जाग रही होगी। दरअसल पूर्णिया शहर के भट्टा दुर्गाबाड़ी स्थित राजनीति के सिकंदर कहे जाने वाले अजीत सरकार के घर में दुनिया के सबसे महंगे आम का पेड़ है। ऐसा हमारा कहना नहीं है, बल्कि खुद पूर्णिया सदर के पूर्व विधायक दिवंगत अजीत सरकार के दामाद और दूसरे पारिवारिक सदस्यों का दावा है। उनका कहना है कि इस आम के पेड़ को करीब 30 साल पहले पूर्णिया सदर के लोकप्रिय विधायक अजीत सरकार की बेटी डॉक्टर रीमा सरकार को विदेश से आए एक मेहमान ने तोहफे के रूप में दिया था। तब उन्हें इस आम के दुर्लभ होने की जानकारी नहीं थी। उन्हें यह भी मालूम नहीं था कि वे तब दुनिया के सबसे महंगे आम का पेड़ लगा रहे हैं। लेकिन आज इस आम को लेकर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का कहना है कि ऐसे आम भारत में दुर्लभ हैं। इनका स्वाद बहुत मीठा होता है, लेकिन इस प्रजाति के आम का उत्पादन
कम होने से इसका दाम महंगा होता है। पकने के बाद सुनहरे रंग के दिखने वाले इस आम को अजीत सरकार के परिवार और वहां के लोगों ने इसे प्यार से कॉमरेड आम का नाम रख दिया है, क्योंकि अजीत सरकार कॉमरेड थे। ये आम 130 साल से मेरे यहाँ है और इसका मिलता जुलता आम यहाँ पर हमने अभी तक देखा नहीं कभी। अभी मीडिया चैनल के माध्यम से पता चला ये आम जापान का किसी नाम से प्रचलित है, जापान का पेड़ ये आम होता है और इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। ये मुझे अभी पता चला इसकी खासियत। और इसकी खासियत तो हम लोग को 30 साल से ऐसे ही पता था कि ये काम हम लोग कभी तोड़ते नहीं थे। ये सिर्फ खूबसूरती के लिए हम लोग रखते थे कि इसका खूबसूरती इसका खराब नहीं हो जाए, इसीलिए काम हम लोग तोड़ते नहीं थे। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर क्या है इस आम की खूबी। सूरज की रोशनी में तैयार होने वाले इस आम का रंग ही सबसे अलग होता है। पकने के बाद लगभग 350 ग्राम तक होने वाले यह आम सुगंध और स्वाद में बिल्कुल अलग होता है। साथ ही ये भी कहा जाता है कि यह आम स्वादिष्टता के साथ ही पौष्टिकता में भी मापदंड को पूरी तरीके से पूरा करता है। जो हमने जो देखा है कि इस आम के साथ उस आम के साथ पूरा मिलन है। मिलन के बाद है कि इसमें अगर धूप नहीं गिरता है तो ये आम हरा ही रहेगा। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो हरा है, जैसे कि मियागो यहाँ हरा है, मायो इधर हरा है, जैसे कि मायो तमागो में। हाँ, उसी तरह बिल्कुल उसी तरह इसका सारा चीज नेचर मिलता है। इसका मंजर जो है वो गोल्डन कलर का होता है। वैसा मंजर आपको कभी दिखेगा भी नहीं। स्वाद के साथ हाँ, कभी आपको देखना होगा स्वाद इसका वहाँ की दुर्गंधी अलग है, जो आम से आता है उससे ज्यादा आता है। इसका टेस्ट भी उसका डिफरेंट है। DTV भारत के लिए पूर्णिया से प्रभाकर राज की रिपोर्ट। तो देखा आपने, शायद इस आम को देखने के बाद आपको भी लग रहा होगा कि कम से कम एक तो आपको जरूर मिलना चाहिए। चलिए छोड़िए, फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर को लेकर के अपनी अलग रणनीति बना ली है। इसके तहत प्रधानमंत्री ने कश्मीर को लेकर के सर्वदलीय बैठक बुलाई। सूत्रों के मुताबिक 24 जून को होने वाले इस बैठक के लिए दोनों दलों के साथ संपर्क साधा जा सकता है। माना जा रहा है कि सरकार जम्मू कश्मीर में हालातों को सामान्य करने और राजनीतिक गतिविधियां बढ़ाने के मन में है और इस तरीके की वो तैयारी कर रही है। हालांकि अभी इसको लेकर के कोई औपचारिक बयान नहीं जारी हुआ है, लेकिन इतना तय है कि नए कश्मीर के लिए पीएम का फ्यूचर प्लान तय कर लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुलाए गए सर्वदलीय बैठक में जम्मू कश्मीर के सभी क्षेत्रीय दलों के साथ चर्चा करेंगे। अब तक 9 पार्टियों से बात हुई है, जबकि प्रदेश के 16 दलों से संपर्क अभी साधा जाना है। पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने बैठक को लेकर के फोन कॉल पर आने की बात तो कही है, लेकिन पीडीपी कह रही है कि मीटिंग के लिए औपचारिक न्योता नहीं मिला है। तो फिलहाल खबरों के सफर में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए DTV भारत। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र का उपयोग करें और अपने आप को सेफ रखें, क्योंकि ये बुनियादी